अस्सलाम दोस्तों, चैनल मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। काजी साहब के लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंचना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर है, क्योंकि काजी साहब के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने दबंग अंदाज के अंदर अगर किसी नुक्ते को पकड़ ले तो फिर उसके बाद वो अगले बंदे को हिलने का मौका नहीं देते। और यही कुछ आज नजारा देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट अपनी समाअत कर रहा है। और ये समाअत आज भी पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जा रही है। और इस समाअत के दौरान काजी साहब ने एक ऐसी शॉट खेली है कि गेंद तो स्टेडियम से बाहर गया, मैंने ऐसी दबी गई कि गुआच गई, किसी को मिल नहीं पा रही, क्योंकि काजी साहब की तरफ से एक रिमार्क्स दिए गए और वो रिमार्क्स में उन्होंने सबको रगड़ के रख दिया, सबको रगड़ के रख दिया। सिर्फ 2 जुमले बोले और 2 जुमलों के अंदर उन्होंने सारा का जो है ना वो प्लस्तर उतार के रख दिया। ऐसा उन्होंने प्लस्तर उतारा कि मजा आ गया, चस आ गई। काजी साहब ने करार दिया अपने रिमार्क्स के अंदर कि हमसे मार्शल लॉ का दरवाजा ना खुलवाएं, और ये कि मार्शल लॉ लगे तो आप लोग हथियार डाल देते हैं, पार्लियामेंट कुछ करे तो उठ के खड़े हो जाते हैं। इस कोर्ट रूम नंबर 1 में बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई हैं और उनकी तरफ इशारा करते हुए काजी साहब ने कहा कि इनमें से कुछ ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जिन्होंने मार्शल लॉ के सामने सरेंडर किया था और मार्शल लॉ को एक्सेप्टेंस भी दी थी, और मार्शल लॉ के बाद इन्होंने मार्शल लॉ के तहत उठाए जाने वाले इकदामात की तौसीक भी की थी। बल्कि एक जज साहिबान तो ऐसे थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को वो हक भी दे दिया था जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत मुकदमे में भी हम देने के लिए तैयार नहीं है, और वो है फर्द वाहद को आइन में तरमीम का इख्तियार, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था जनाब परवेज मुशर्रफ साहब को। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब ने बिल्कुल उस जगह पर हथौड़ा मारा है जहां पर इस बात की कतई तौर पर जरूरत नजर आ रही थी। और इस दौरान समाअत एक ऐसा मौका भी आया जब एडवोकेट हसन इरफान साहब जो है वो इस बुरे तरीके से काजी साहब के बिछाए हुए जाल में फंसे कि फिर उनके पास किसी तरह की कोई जाए पनाह नहीं थी। काजी साहब उनको जो है वो रोस्ट्रम से हटना चाह रहे थे और काजी साहब उनको इस तरह जकड़ कर खड़े हुए थे कि उनके पास इस बात का कोई मौका ही नहीं बच पा रहा था कि वो अपनी जगह छोड़ पाते। मामला वही है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। और दूसरा अहम तरीन सवाल इस केस के अंदर यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 184(3) के तहत दिए जाने वाले फैसलों पर जो अपील है वो अपील का हक वो दिया जा सकता है या नहीं। और ये समाअत और इसका फैसला इन्हीं 2 नकात के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि आज अब तक समाअत में वक्फा हुआ है लंच ब्रेक में, तो 1 घंटे का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक की सूरत हाल के अंदर जो सवाल है वो इसी 2 नकात के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है तो फिर इस बात का जायजा लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट किन अमूर पर कानून साजी कर सकती है। क्या दस्तूर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के ऊपर ऐसी कोई कदगन लगाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हाई कोर्ट ऑफ सिंध, हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कोई कानून साजी नहीं कर सकती? या जो आइन साज थे उन्होंने पार्लियामेंट को इस हद तक बाइख्तियार किया था कि वो अपनी छतरी के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को अप्लाई करते हुए हर एक इदारे को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपनी कानून साजी के इख्तियार के मुताबिक। और मेरा ख्याल है कि आज होने वाली समाअत का यही एक नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द जो है ये जो दायरा है वो लगा हुआ है, और इसी दायरे में जनाब मुख्तलिफ जजेस जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहस भी कर रहे हैं और जो सवालात हैं वो मुसलसल पूछे जा रहे हैं। दौरान समाअत वकील साहब थे जनाब चौधरी इकराम साहब, उन्होंने एक मौके पर जो तौहीन पार्लियामेंट एक्ट मंजूर किया गया था साबिक गवर्नमेंट की तरफ से, उसका जिक्र किया और उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम ऐसे भी गुजरे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत वो पार्लियामेंट में तलब करना चाहते थे। तो जिस पर काजी साहब ने जवाब दिया कि अदालती फोरम को सियासी मुबाहस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी
جو ہے وہ دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی ہے، جو چیز اس وقت ہمارے سامنے ہے، صرف اسی پر فوکس کیا جائے۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون درست ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم کیس میں قرار دیا کہ عدالت آئینی ترمیم کا بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آئینی ترمیم سے بنتا تو پھر سپریم کورٹ اس کا جائزہ بھی لے سکتی تھی۔ لہٰذا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی طرح کی قانون سازی، چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم کے ذریعے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہا، اور اس کے بعد جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جناب جو ہیں اطہر من اللہ صاحب، جناب سردار طارق مسعود صاحب، جناب اعجاز الاحسن صاحب، جناب منیب اختر صاحب سمیت تمام ججز نے اسی حوالے سے گفتگو کی۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کیا عوامی فلاح کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے لامحدود اختیارات کو پارلیمنٹ ریگولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں، اور جسٹس طارق مسعود کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو کیوں قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی سوال اسی کا ہے کہ جناب قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں۔ اس وقت اسی سوال کے لیے ایک چھوٹا سا جواب ہے جو تلاش کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ایک قانون کی ایک شق ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ رولز آف پروسیجر کا شق ہے 191۔ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedures of the court۔ اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہی ہے کہ جناب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور قانون یعنی آئین اور قانون۔ آئین بھی پارلیمنٹ بناتی ہے، قانون بھی کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بناتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اپنے رولز آف پروسیجرز اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چاہے وہ پروویژنز آئین کے ذریعے ان کو تفویض کی جائے یا کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے دی جائیں، دا سپریم کورٹ میں میک رولز، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قواعد بنا سکتی ہے کہ پریکٹس اور پروسیجرز کیسے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن کس کے تحت؟ آئین اور قانون کے تحت۔ اسی حوالے سے آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تحت قواعد بنا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کہ اب بھی اگر ہم موجودہ کیس کو دیکھیں جو اس وقت بھی زیر سماعت ہے، اس میں 7 ججز بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ 1980 میں بنائے گئے قوانین میں فرد واحد چیف جسٹس کو مرضی کے بینچز کی تشکیل کا دیا گیا ثوابدیدی اختیار درست ہے، اور ان قواعد کو آئینی تحفظ حاصل ہے، جبکہ 8 ججز کا یہ خیال ہے کہ آئین کی شق 191 میں سپریم کورٹ کا قواعد بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون اور آئین سے مشروط ہے۔ یہ وہی تشریح ہے جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز کے حوالے سے میں نے بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ بنائے گئے قانون اور آئین سے مشروط ہے، اور اب جو قانون آ گیا ہے تو سپریم کورٹ اس کے تحت قواعد بنائے یا ان میں ترمیم کرنے کی پابند ہے۔ اب آئین کے اگر دیکھا جائے تو 191 کے تحت سپریم کورٹ قواعد کے متعلق پارلیمنٹ قانون سازی بنا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز اپنے حلف کے مطابق آئین اور قانون دونوں کا دفاع کرنے کے پابند ہیں، لہذا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ جو اپنی تمام تر اختیارات ڈرائیو کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے، اس کو نگلیکٹ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا، اس کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ حسن عرفان صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ وزیر اعظم، چیف جسٹس اور ججز سب کا موقف یہی کہتا ہے کہ وہ آئین کا دفاع کریں گے۔ پارلیمنٹ اور ججز دونوں کے لیے آئین کے دفاع کا ذکر ہے خود کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ حلف میں آئین کے ساتھ ساتھ قانون کی پابندی کا بھی ذکر ہے۔ جب مارشل لاء لگتے ہیں تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اس کمرے میں لگی ہوئی ججز کی تصویریں بھی ہیں۔ جب پارلیمنٹ کوئی قانون بناتا ہے تو سپریم کورٹ آ جاتے ہیں، اور جب مارشل لاء لگتا ہے تو کیوں سپریم کورٹ رجوع نہیں کرتے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ انصاف تک رسائی کے لیے بنیادی شرط آزاد عدلیہ بھی ہے، اور اس لیے جو
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर, और हम किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज की समाअत के अंदर जो मेरे नजदीक एक और इंपॉर्टेंट पहलू था वो मोहतरमा हमारी जो खातून जज साहिबा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा गुज़िश्ता समाअत में एक सवाल पूछे जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा तनकीद का निशाना बनी, और उन्होंने सवाल पूछा था कि फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहां की जाएगी, और इस एक सवाल के ऊपर उनको सोशल मीडिया पर सख्त तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा। और आज भी मोहतरमा आयशा मलिक साहबा ने जो सवाल पूछा, ऑल्दो कि जिस वक्त केस की समाअत शुरू हुई तो 1 घंटा 43 मिनट तक जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तरफ से उस समाअत के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं की गई। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद समाअत खत्म होती है, वक्फा आता है, वक्फे के बाद जज साहिबान दोबारा कमरे अदालत में आते हैं, और आते साथ ही जस्टिस आयशा मलिक साहबा पहला सवाल पूछती हैं। आपको पता कौन सा सवाल पूछती हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट 184 क्लॉज 3 के तहत मुकदमात में अपील का हक देता है। इस वक्त भी 184(3) का केस फुल कोर्ट सुन रही है, इसके खिलाफ अपील कहां जाएगी? यानी वही सवाल जो पिछली समाअत में पूछा गया था मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से, आज फिर वो इसी सवाल का दोबारा जो है वो लेके आ रही हैं, और इसके साथ उन्होंने इसकी वजाहत कुछ इस तरह की कि अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो इस बात पर आके वो फंस चुकी हैं कि वजाहत वो चाहती हैं कि जनाब ये जो फुल कोर्ट अगर बनता है, क्योंकि मेरा ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शायद ये समझती हैं कि फुल कोर्ट का इस कानून के जरिए फुल कोर्ट में मुकदमात की समाअत का इख्तियार खत्म कर दिया गया है, कदगन लगा दी गई है। अब मुख्तलिफ तादाद के बेंचेस बनेंगे, वो केसेस सुनेंगे, और उसकी अपील जो है उससे बड़े बेंच में जाएगी। क्योंकि अगर इनका ये वाला इस्तदलाल है तो मेरा ये मानना है कि अगर फुल कोर्ट उनकी बात अगर दुरुस्त भी मानी जाए तब भी फुल कोर्ट के खिलाफ अपील जो है, फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी फुल कोर्ट ही सुन सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो जज नहीं है। ये तो नहीं कि एक जज आप स्पेयर व्हील के तौर पर रख लें कि जनाब कल को अगर ये जो है फुल कोर्ट दोबारा बनाना पड़ जाए तो ये एक जज चूंकि हमें ज्यादा चाहिए तादाद बढ़ाने के लिए, तब ये मामला हम सेटल डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जवाब सिंपली ये दिया जा सकता है कि फुल कोर्ट के फैसला के खिलाफ जो अपील है वो फुल कोर्ट में ही जाएगी। अब बुनियादी तौर पर अपील का मकसद ये नहीं है कि 184(3) के तहत क्या करना है या क्या नहीं करना, क्योंकि आज की समाअत को अगर आप बगौर देखें तो वहां पर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन दोनों ने आपस में बहुत ही ज्यादा मुशावरत की। कैमरा स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा था, दोनों बार बार एक दूसरे के कान के अंदर जो पैगामात हैं वो तबादले भी कर रहे थे, और शायद एक बंदा जब सवाल पूछता था तो दूसरा बंदा भी सवाल पूछता था। और खास तौर पर जब केस के अंदर काजी फाइज ईसा साहब इंटरवीन करते थे तो उनके सवाल के फौरी बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी सवाल पूछते थे, और वो अमूमी तौर पर जो सवाल पूछते थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सवाल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होता था, या उस सवाल को काउंटर करने के लिए किया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि वो एक इबहाम की कैफियत जो है वो पैदा करने चाहते थे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाज़ेह तौर पर इस बात के वो नजर आते हैं हक में कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी का इख्तियार नहीं है, और खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फुल कोर्ट में इन हाउस फैसला कर सकती है कि उसने कौन सा जो है प्रोसीजर में तब्दीली करनी है और कौन से नए प्रोसीजर्स को वो जो है शामिल करना है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये बात कहने की जरूरत ना पड़ती कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो बड़ी वो है, ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट इसका भी जायजा ले सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो है ना मामला काफी हद तक इवन नजर आ रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह काजी साहब ने इशारा दिया था कि वो आज इस केस का फैसला कर देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस केस का फैसला 9-6 की अक्सरियत से आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस
اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ یعنی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کو منسوخ شاید نہیں کرنا چاہ رہے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.